देखिए, कल हमने कुछ बातें आपसे साझा की थी जिसमें किसी भी भाषा को मातृभाषा के अलावा किसी भी अन्य भाषा को सीखते समय जिन 4 कौशलताओं का, जिन 4 कौशल्यों का, जिन 4 स्किल्स का उपयोग होता है, उसमें श्रवण कौशल्य, संभाषण कौशल्य, पठन कौशल्य और लेखन कौशल्य हैं। इनमें से हमने पहले ही श्रवण कौशल्य पर विस्तार से चर्चा की है। संभाषण या उच्चारण कौशल्य पर अधिक विचार किया हुआ है। वाचन कौशल पर भी हमने विचार किया है। आज की तासिका में हम लेखन कौशल को पूर्ण करेंगे। देखिए, लेखन शब्द का सामान्य अर्थ होता है अक्षर विन्यास। अक्षर किस प्रकार लिखा जाए। आपके भाव लिपिबद्ध करते समय कौन सी ध्वनि किस अक्षर के रूप में, किस वर्ण के रूप में किस प्रकार लिखी जाए, वहां से लेकर के जो रचनात्मक कौशल है, अत्यंत सुंदर अक्षर जिनके होते हैं वो पठनीय होते हैं। दुर्दैव से मेरे अक्षर उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं कंप्यूटर का सहारा लेता हूं, पीडीएफ का, पीपीटी का सहारा लेता हूं। अगर मेरे अक्षर कदाचित अच्छे होते तो मैं हस्ताक्षर के रूप में निकाल कर उसकी फोटो आपको भेजता। लेकिन कुछ लोगों के हस्ताक्षर बड़े सुंदर होते हैं जिससे पढ़ने में आनंद आता है। परंतु ध्यान दें कि अक्षरों की रचना, जैसे अ है या अ जिस प्रकार आप लिखते हैं, उस अ या फिर म लिखते हैं या अ या म जिस प्रकार लिखते हैं आप, वह लेखन अत्यंत उच्च स्तर का होना चाहिए। यानी बचपन से हम अक्षर ज्ञान करते आए हैं, वर्णोच्चारण सीखते आए हैं, लेकिन अक्षरों को लिखना बहुत कठिन बात है। अगर आपके श्रवण कौशल्य, संभाषण कौशल्य, वाचन कौशल्य अच्छा है तो आपका लेखन कौशल भी अच्छा हो जाएगा। यानी एक जटिलतम क्रिया है, यानी कठिन तो नहीं है लेकिन जटिल क्रिया है ये। यानी अगर आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह लिखने में बहुत सहायता देने वाली चीजें हैं। यानी अगर आपके अक्षर अच्छे नहीं हैं, भले ही आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सुनते हो, परंतु अगर आप अच्छा लिखते नहीं है तो ये आपके अधूरे ज्ञान का परिचायक है। स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी अनेक बार कहा है कि मेरी पढ़ाई अधूरी है क्योंकि मेरे हस्ताक्षर अच्छे नहीं हैं। वहीं अगर लोकमान्य तिलक या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे, बाल ठाकरे जैसे महान लोगों की जान देखा जाए तो उनके हस्ताक्षर बहुत अच्छे हैं, पठनीय हैं। यानी एक कला कौशल होता है वो। बचपन से अगर आपने अक्षरों के लेखन में रुचि लेकर के उसका बार बार अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति की है, तो आपके हस्ताक्षर बड़े अच्छे होंगे। अब मेरे अपने जीवन की ट्रेजेडी यह है कि मैं जिस गुरुकुल परंपरा में पढ़ा, हमारे लिए लेखनी केवल परीक्षा में ही मिलती थी। उस वजह से हमें लिखने का उतना अवसर नहीं मिला, इसलिए हस्ताक्षर उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जिन छात्रों को हर रोज अभ्यास होता है, लिखने का अभ्यास हर रोज होता है, उनके हस्ताक्षर मोतियों की लड़ियों की तरह होते हैं। वैसे देखा जाए तो लेखन कौशल से मनुष्य के ज्ञान की परिपूर्ति मानी जाती है। वास्तव में लेखन मानव जाति के विचारों का अमर अभिलेख है। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, मुद्रण बहुत बाद में आई ये चीज, छापना बहुत बाद में चीज आई, लेकिन पहले ये लिखा जाता था, ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, और इन ताली पत्रों पर लिखते 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 लिखते
न जाने कितने महान महान ग्रंथ आज हमारे सामने आते हैं। अगर उन्होंने लिखा न होता तो शायद हमारे तुकोबा की गाथा न मिलती, शायद ज्ञानेश्वरी न मिलती, शायद गीता न मिलती, शायद पुराण न मिलते। तात्पर्य मेरे कहने का यह है कि बिना लेखन कौशल को प्राप्त किए मानव जाति की वैचारिक परंपरा का खंडन हो जाता। यानी एक पीढ़ी जो सोचती है, एक पीढ़ी जो महसूस करती है, एक पीढ़ी जो अनुभव करती है, वो दूसरी पीढ़ी को प्रदान करने में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, शक्ति है, तो वह है लिपिबद्ध साहित्य, अक्षरों में से लिखा गया। यानी लेखन अगर न होता तो शायद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर यह ज्ञान अंतरित नहीं हो पाता। यानी पहले पीढ़ी के वैचारिक परंपरा दूसरी पीढ़ी में उत्तरदायित्व के रूप में, दाय के रूप में कब आएगी? जब वो लिखित रूप में होगी। यानी एक बहुत जटिल परंपरा काम होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण काम है ये। लेखन कौशल का भाषा शिक्षण के संदर्भ में अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों और भावों को अंकित करने की कुशलता। मतलब क्या है? देखिए, अगर आप अपनी मातृभाषा या किसी अन्य भाषा में लेखन करना चाहते हैं, लेखन कौशल करना चाहते हैं, तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में उसका अर्थ यह होता है कि किसी विशेष भाषा में जो लिपि चिन्ह स्वीकार किए गए हैं, लिपि प्रतीक स्वीकार किए गए हैं, उन प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों, अपने भावों को अंकित करने की क्षमता या कुशलता अर्जित करना, यह लेखन कौशल है। आप मातृभाषा में, और हमारे लिए बहुत आसान बात यह है कि हमारी मातृभाषा मराठी, राष्ट्रभाषा हिंदी और हमारी परंपरागत शास्त्र भाषा संस्कृत, तीनों की लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में आबद्ध जो साहित्य है, लेख हैं, भावाभिव्यक्ति है, वह अंकित करने की जो क्षमता है, वह लेखन कौशल। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि व्यवस्था होती है। अब जैसे मैंने कहा कि देवनागरी लिपि अनेक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है, परंतु फिर भी देखा जाए दक्षिण की भाषाओं में कन्नड़ की अपनी लिपि है, मलयालम की अपनी लिपि है, तमिल की अलग लिपि है, तेलुगु की अलग लिपि है, मुड़िया लिपि अलग है, बांग्ला भाषा की अलग लिपि है, गुजराती भाषा की अपनी अलग लिपि है, उड़िया भाषा की अपनी अलग लिपि है, असमिया भाषा की अपनी अलग लिपि है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी जो एक लिपि व्यवस्था होती है, उस लेखन प्रक्रिया में सबसे पहले इन लिपि चिन्हों को सीखना और उसको बार बार पुनरावृत्त करना, निकालने का प्रयास करना, जिसे मराठी में कहते हैं गोठून काढ़ने, बहुत महत्वपूर्ण होता है। घोटने यानी प्रतिलेखन का अभ्यास। मतलब एक परिच्छेद देखो और उसमें जो अक्षर दिए गए हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, उसको 10 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार आप लिखेंगे, उसे बार बार लिखेंगे, या एक ही अक्षर को बार बार आप पुनरावृत्त करते जाएंगे, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अक्षर लेखन कितना कठिन कार्य है, कितना जटिल कार्य है। और इस जटिल कठिन कार्य को अगर आप प्रस्तुत करना चाहेंगे तो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। देखिए, हमारी परीक्षा प्रणाली लेखन कुशलता पर आधारित है। यानी लेखन कौशल, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक आएंगे। अगर आपका हस्ताक्षर खिचड़ी खिचड़ी है, कुछ पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे तैसे अंक दिए जाते हैं। और हमारे बचपन में एक बात थी, ध्यान रखिए, हमारे बचपन में एक बात थी कि सुंदर हस्ताक्षरों के लिए 5 अंक राखिव हैं। इसका मतलब अगर आपके हस्ताक्षर अच्छे हैं तो आप परीक्षक पर प्रभाव डालते हैं, परीक्षक प्रभावित होकर के आपको अधिक अंक प्रदान करेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है एक परीक्षार्थी की दृष्टि से। एक बात और महत्वपूर्ण है,
जब आप जिस नई अन्य भाषा के अक्षरों को समझ जाते हैं, नई भाषा के अक्षरों को समझ जाते हैं, उनको बार बार पुनरावृत्त करके लिखते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखिए आपको एक अन्य स्थिति की ओर आना पड़ेगा। आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, परंतु शुद्ध लेखन के नियम आपको पता नहीं है, तो कौन पढ़ेगा? इसलिए शुद्ध लेखन के नियमों का परिपालन करके फिर से सीखना है आपको। मतलब आप लिखेंगे, देखिए जितने भी आ ई उ री री ए औ, ए ओ औ अं अह क ख ग घ घ च च ज छ य ट ट ढ ढ ण त त द ध न प प ब भ म य र ल व क्ष श ह ड़ क्ष ज्ञ त्र, ये जो अक्षर हैं इनको आपने बहुत बार लिखा, आप हस्ताक्षर बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन दूसरी स्टेप आती है उसमें वर्तनी के, अर्थात मराठी में जिसको शुद्ध लेखन कहा जाता है, उसके नियमों का पालन करना। एंड देखिए कि पूर्व स्थिति ये होती है कि लेखन की तैयारी, कि जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखना है, जैसा लिखा है वैसे पढ़ना है, जैसा पढ़ना है उसका ही उच्चारित रूप होना चाहिए। यानी पहले क्या करना है आपको कि लेखन की जो पूर्व स्थिति है, उसको पूर्व अभ्यास भी कहा जा सकता है, पूर्व तैयारी भी कहा जा सकता है। तो पूर्व तैयारी के अंतर्गत क्या करना है आपको, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिसमें छात्र अपने उच्चारित ध्वनियों और उनके लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों का, लिपि प्रतीकों का, वर्णिकों के संबंध को सहजता से परिचित हो। मतलब क्ष अगर उच्चारण किया है तो वह लिखा कैसे जाता है, वह त्र अगर उच्चारण किया जाता है या ज्ञ उच्चारण किया जाता है, क उच्चारण किया जाता है, ह उच्चारण किया जाता है, तो इस उच्चारण किए गया अक्षर और उस अक्षर का लिपि चिन्ह जिसको हम वर्ण कहते हैं, वर्ण और अक्षर, इन दोनों में क्या तादात्म्य है? जो बोल रहा है वही लिख रहा है क्या? जो लिख रहा है वही पढ़ रहा है क्या? मतलब अक्षर के दोनों रूपों, उच्चरित रूप और लिखित रूप, इन दोनों का सहसंबंध होना चाहिए। इसका सहजता से परिचय होना चाहिए छात्र को। ये लेखन की पूर्व तैयारी है, ध्यान रहे। अब पूर्व तैयारी में क्या आपने सीखा? लिपि चिन्ह, और किस ध्वनि के लिए किस लिपि चिन्ह का प्रयोग आपको करना है, उसको लेकर के हम यहां बात कर रहे हैं। ध्यान दें, अब देखिए कि ये पूर्व तैयारी हुई, लेकिन जब हम भाषा का व्यवहार करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो जो ध्वनि प्रतीकों के का बिंब छात्र के मस्तिष्क में उठना चाहिए। मतलब अ ऐसा है, क्ष ऐसा है, ह ऐसा है, त्र ऐसा है, स ऐसा है। ये जो लिपि चिन्ह है, जैसे अंग्रेजी में भी रोमन लिपि के चिन्ह, ओ ऐसा है, एच ऐसा है, डब्ल्यू ऐसा है, वी ऐसा है। उसी प्रकार से किसी भी अन्य भाषा के उच्चारणों और उन उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए कौन से लिपि प्रतीक प्रयुक्त होते हैं, उनका गहराई से अध्ययन करना, ये लेखन की पूर्व तैयारी है। और धीरे 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 ये जो सीखा है, पूर्व तैयारी जो की है, पहले समझा है कि उच्चरित अक्षर और लिखित वर्ण, इन दोनों में क्या सहसंबंध है, इसका पूरी तरह से मस्तिष्क में एक छाप जो उठ जाती है, जो बिंब उठ जाता है, उस बिंब, उस सिक्के, उस छाप का एक प्रतीक हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। उसी के आधार पर हम आगे चल करके लेखन कुशलता को और अधिक विकसित कर सकते हैं। यानी जब भी हम किसी भाषा को लेखन कुशलता के द्वारा सीखना चाहते हैं, तो उसके शिक्षा के रूप में, भाषा शिक्षण के रूप में 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर।
और ये 3 स्तर कौन से होते हैं? पहला स्तर होता है वर्ण की रचना। जिस वर्ण को आप बार बार लिखेंगे, चाहे वो पाटी पर लिखेंगे या चाहे कापी में लिखेंगे, चाहे जमीन पर लिखेंगे, चाहे दीवार पर लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो वर्ण रचना आपकी समझ में आएगी। मतलब अ क्या है? 3 आंकड़े जैसा है, फिर उसे एक आड़ी रेखा है, फिर खड़ी रेखा है और फिर उसके सिर पर एक आड़ी रेखा है। ये जो चिन्ह है, ये जो वर्ण की रचना है, ये जो अक्षर की रचना है, उस अक्षर की रचना को आपको बहुत 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 ध्यान से सीखना पड़ेगा। यानी वर्ण रचना से तात्पर्य छात्रों को वर्णों की बनावट सिखाना है। वर्णों की रचना लेखन के प्रारंभिक आधारभूत आवश्यकता है। जब तक आप जिस वर्ण को लिखना चाहते हैं, उस वर्ण में खड़ी रेखा है क्या, आड़ी रेखा है क्या, अर्धवृत्त है क्या, पूर्ण वृत्त है क्या, चौकोन है क्या, त्रिकोण है क्या, केवल तिरछी रेखा है क्या, या मात्रा की कोई किसी प्रकार से चिन्ह है क्या। यानी रेखाओं, वृत्तों, कोणों इत्यादि का बहुत गहराई से अध्ययन होना चाहिए। जैसे व अगर एक अक्षर है तो उस व में क्या है? पौन वृत्त है और फिर खड़ी रेखा है। पौन वृत्त यानी पूरा वृत्त नहीं है, पूरा गोल नहीं है, अपितु पौना गोल है। ब, उसका ब में रूपांतर होते समय व के पौन वृत्त में एक आड़ी तिरछी रेखा देनी है तो ब बन जाएगा। अगर आप प निकालते हैं तो प में एक पूरा वृत्त तो नहीं है, लेकिन जब चौकोन निकालते हैं तो चौकोन का कोना वृत्ताकार है, फिर उसमें आड़ी रेखा दो, प का श बन जाएगा। म को थोड़ा सा गोल पहले लिखो उसके, तो उसका भ बन जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और इन चीजों से आपको क्या सीखना है कि लिपि भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, उस लिपि का अंकन करना अत्यंत कष्ट साध्य है। कितनी बार लिखना पड़ेगा कह नहीं सकते। जब तक वो अक्षर आपका पक्का नहीं हो जाता। आज भी बहुत से छात्र जो उर्दू माध्यम से आते हैं, खास करके बीएससी में कुछ उर्दू छात्रों को, उर्दू माध्यम से आए हुए छात्रों को देवनागरी लिपि सिखाते समय बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं हमें। लेकिन वही मराठी माध्यम से आ गया तो उतनी कोई कठिनाई नहीं होती। तो क्या करना है आपको कि मातृभाषा में जो वर्ण आप सीखते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार सीखते हैं, लेकिन जब अन्य लिपि को सीख रहे हैं तो उसे बहुत समय दे करके बहुत कष्ट से उसे सीखना पड़ता है। तो लिखते समय आपके हाथ की मांसपेशियों का विशेष व्यायाम आपको करना पड़ेगा। कलम कैसे पकड़नी है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, उसमें कितना उसका कोण होना चाहिए कागज से, ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने योग्य है। अब धीरे धीरे क्या करता है बालक या कोई भी छात्र है, अन्य भाषा सीखते समय लेखन करते 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 क्या हो जाता है, उसमें एक विशिष्ट नियंत्रण प्राप्त कर लेता है अपने हाथों की मांसपेशियों पर। कुछ लोगों को पेन पकड़ना नहीं आता, किस प्रकार पेन पकड़नी चाहिए, लेखनी या कलम पकड़नी चाहिए, तो उसका जो शास्त्र शुद्ध अध्ययन करना है। और मातृभाषा की लिपि को सीखने के बाद अन्य भाषा की लिपि की संरचना को समझने के लिए मातृभाषा लिपि की जो आदतें हैं, मतलब समझिए मैं मराठी या हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखता हूं, अगर मुझे रोमन लिपि सीखनी है या कोई अन्य लिपि सीखनी है तो मुझे अपने पहले अभ्यासों को छोड़ना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा और उसकी जगह हमें नई लिपि प्रतीकों को समझने के लिए, लिखने के लिए फिर अपने हाथ की मांसपेशियों का अलग से व्यायाम करना पड़ेगा। और होता यह है, आप जिस नई लिपि को सीखने जाते हैं
तो आपकी पुरानी सीखी हुई लिपि का अभ्यास जो आपको हो जाता है, उसी माध्यम से आप लिखने का प्रयास करते हैं। तो अंग्रेजी लिखते समय, अंग्रेजी में क्या है देखिए, उदाहरण के लिए नियम, जब मराठी, हिंदी या संस्कृत लिखी जाती है तो जो ऊपरी लाइन है, ऊपरी रेखा है, उससे जुड़कर लिखी जाती है, और अंग्रेजी निचली रेखा से जुड़कर लिखी जाती है। अगर कोई अंग्रेजी ऊपरी रेखा से जुड़ करके लिखेगा तो वह अज्ञानी माना जाएगा, और अगर कोई मराठी या हिंदी निचली रेखा से जुड़कर लिखना शुरू करेगा तो भी अज्ञानी माना जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमने जो पहली भाषा, मातृभाषा सीखी है, उस मातृभाषा के लिपि संबंधी आदतों का जो व्यवधान उपस्थित होता है अन्य लिपि सीखते समय, उसको ओवरकम करना चाहिए। मतलब वो आदतें छोड़कर नई आदतें लगा लेनी चाहिए। इसीलिए ध्यान रखें, अन्य भाषा लिपि में अंकन करना शिक्षण में अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब भाषा शिक्षण में अन्य भाषा सीखना कठिन बात नहीं है, अन्य लिपि में उस भाषा के भावों का अंकन करना बहुत कठिन बात है। इसलिए क्या करना है आपको, पहले तो आपको अपनी मातृलिपि के अभ्यासों को छोड़ करके नई लिपि के अभ्यासों को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके अनुसार आपके दायां या बायां हाथ, जिस हाथ से आप लिखते हैं, उनके विशिष्ट व्यायाम करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब देखिए, जो वर्णों की बनावट होती है, देखिए अंग्रेजी में जितने अक्षर हैं ABCD, उसमें खड़ी पाई है, तिरछे हैं, अर्धगोल हैं, उसी प्रकार से हमारी देवनागरी लिपि में है। लेकिन शिरोरेखा का बहुत अंतर है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा सुंदरता का प्रतीक है, अंग्रेजी में शिरोरेखा की जरूरत ही नहीं है। तो वर्णों की बनावट सीखते समय मिलते जुलते वर्णिमों का वर्ग बना करके एक एक वर्ग को सीखें। जैसे मराठी में पैसे कैसे कहा जाता है कि हम क ख ग घ सीखते हैं, लेकिन क में ख में कोई साम्य नहीं है, तो लिखा कैसे जाता था बाल बोध लिपि में? ग गरे गणुचा म मरे मक्याचा, पहले ग लिखते थे और फिर ग का म कैसा करना है। मतलब एक जैसे लिपि चिन्ह पहले लिखने चाहिए। एक जैसे लिपि चिन्ह अगर आप पहले लिखना शुरू कर देते हैं तो उसका प्रभाव आपको नजर आएगा आपके अलग अलग सीखने के अक्षरों पर, या अक्षरों के शिक्षा के समय आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आप किस प्रकार से एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर को किस प्रकार आसानी से सीखते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में खड़ी पाई वाले कुछ अंक अक्षर हैं, जैसे ख, ग, घ, च, और कुछ डंठल वाले हैं जैसे ई, ठ, ह। तो ये अलग सीखने पड़ेंगे, आपको संरचना को समझना पड़ेगा, और एक एक वर्ग के वर्णों का अंकन सीखा जाना आवश्यक है। वर्णों में खड़ी पाई, निखड़ी रेखा, पड़ी पाई या आड़ी रेखा, वृत्ताकार, गोल, जैसे ळ में है 2 गोल हैं, फिर अर्धवृत्ताकार जैसे ल में, या अर्धवृत्ताकार व में है, ब में है, ई में है, ह में है। इसको भी आप समझने का प्रयास करें। तो इनका क्रमशः स्पष्टीकरण होना जरूरी है। वस्तुतः रेखाओं का सही नियोजन ही वर्ण रचना की कुशलता और सुलेखन का आधार है। मतलब आप खड़ी पाई या रेखाएं कैसे खींचते, इसलिए आजकल देखिए तिरछी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाओं का अभ्यास बचपन में छात्रों से किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से, पहली दूसरी तीसरी के। तो अगर आप अच्छा लिखना चाहेंगे तो आपको भौमितिकीय संरचना, चाहे वृत्त हो या गोल हो, अर्धगोल हो, अर्धवृत्त हो, खड़ी पाई हो, तिरछी रेखा हो, आड़ी रेखा हो, उल्टी तिरछी रेखा हो,
ऐसे हो या ऐसे हो, इन सभी का बहुत 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 मन से ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्या होगा इससे, आप एक जिस वर्ण को लिखते हैं, समझिए आप आपका नाम लिखते हैं, जैसे मैं विनोद कुमार लिखता हूं, तो विनोद कुमार लिखते समय वह अर्ध वृत्त है, खड़ी पाइयां कुछ हैं, न में उल्टा अर्धा वृत्त आ जाता है, द में डंठल आकार आ जाता है, क में दो वृत्त आ जाते हैं, फिर उकार का अलग वृत्त आ जाता है, फिर म, फिर र। इसमें जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का सही सही भौमितिकीय संरचनात्मक अध्ययन करके बार बार उनका पुनरावर्तन कापी पर, पाटी पर कहीं भी करते रहें, उसका अभ्यास हो जाएगा। इतना ही नहीं, देखिए वर्ण रचना को, देखिए वर्ण रचना की सही आदत निर्माण करने के लिए अंकन का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा, फिर से अनुकरण करना पड़ेगा। जिनके हस्ताक्षर हमसे अच्छे हैं उनके हस्ताक्षर देख देख करके अनुकरण करो। और प्रतिलेखन, लेखन प्रतिलेखन, कहीं किसी परिच्छेद को देखो और उस परिच्छेद के जैसा वही परिच्छेद लिखने का प्रयास करो। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे छात्र अलग अलग अक्षर समुदाय, अलग अलग अक्षर समूह, वर्ण समूहों की बनावट सीख जाएंगे। तो ये देखिए पहली बात हुई वर्ण रचना। अब इसके बाद आती है वर्तनी। तीन बातें हैं, वर्ण रचना, वर्तनी और फिर वाक्य रचना। यानी वर्तनी में क्या आता है, देखिए देखिए मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की लिपि एक ही है, देवनागरी, लेकिन मराठी के जो शुद्ध लेखनों के नियम है वो हिंदी पर लागू नहीं होते। मराठी में प्रत्येक शब्द का अंतिम अक्षर दीर्घ होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में बहुत से शब्दों के अंत्याक्षर ह्रस्व भी होते हैं। मराठी में केवल आणी एकमात्र शब्द है जिसका णी की मात्रा जो है वो ह्रस्व है, बाकी सारे दीर्घ हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में बहुत से अक्षर अंत्याक्षर ह्रस्व भी होते हैं। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए कि जिस मातृभाषा मराठी में का शुद्ध लेखन के नियम आपने पढ़े हैं, लेकिन अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, भले ही लिपि वही हो लेकिन वर्तनी के नियम अलग हैं। केवल वर्तनी के नियम नहीं, साथ ही साथ जो संयुक्ताक्षर बनाए जाते हैं उनके भी नियम अलग हैं कुछ। मतलब ख से ख्याति बनाना है तो ख की खड़ी पाई हटा करके उसको यह जोड़ दो, लेकिन विद्या में कैसा, द को अलग रीति से लिखा जाएगा। इस बात से आपको परिचित होना पड़ेगा कि मराठी के शुद्ध लेखनों के नियम हिंदी में यथावत लागू नहीं होते। इसलिए हमें मानक हिंदी की वर्णमाला को, मानक हिंदी के वर्तनी के नियमों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप अक्षर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उन्हीं अक्षरों को अगर संयुक्त रूप में लिखना चाहे तो आता नहीं है, तो गलत है। संधि विच्छेद के नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यानी किसी विशेष भाषा के अनुसार ध्वनि और वर्ण के संयोजनों की सही आदत को विकसित करना वर्तनी का मूल तत्व है, वर्तनी के नियमों का मूल तत्व है, शुद्ध लेखन का मूल नियम है। मतलब जैसा पढ़ा जाए वैसा ही लिखा जाए, जैसा लिखा जाए वैसा ही पढ़ा जाए या उच्चारित हो, कम से कम उसमें साधर्म्य तो ज्यादा हो। यानी सही सही उच्चारण, सही सही लेखन, सही सही लेखन, सही सही उच्चारण होना अत्यंत जरूरी है। ये बातें आपके ध्यान में आनी चाहिए। और ध्यान रखिए कि एक रूपता होती है उसमें, यानी अक्षर, अगर आपको क्ष लिखना है, कुछ लोगों ने आधा क और षटकोण का लिखना आरंभ कर दिया, या त्र का अलग रूप कोई लिख देता है, कोई स्र का अलग रूप लिख देता है, कोई श्र का अलग रूप देता है, कोई श्रृंगार का अलग रूप लिख देता है। यथासंभव एक रूपता हो, मतलब एक ही अक्षर के लिए दो लिपि चिन्ह न हो।
एक ही अक्षर के लिए, एक ही उच्चारण के लिए दो लिपि प्रतीक या दो लिपि चिन्ह नहीं होने चाहिए, जैसे अंग्रेजी में होता है। क इस उच्चारण के लिए के है, सी है, क्यू है, वह उच्चारण के लिए वी है, यू है, डब्ल्यू है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, वर्तनी शिक्षण बहुत जरूरी है। यानी भाषा के उच्चारित रूप और भाषा के लिखित या लिपिबद्ध रूप, इन दोनों में जितनी अधिक एक रूपता होगी उतना ही अच्छा होगा। इतना ही नहीं, अगर हम अन्य भाषा के सीखने में और अधिक, देखिए एक और प्रकार उसमें आता है श्रुति लेखन, मतलब अध्यापक बोल रहे हैं, आप सुनते सुनते लिख रहे हैं, श्रुति लेखन, सुनते हुए लिखना। कोई बोल रहा है, हम लिख रहे हैं, इसका अभ्यास करो, इसका प्रयास करो और अध्यापक को दिखाओ कहाँ गलत हुआ। अध्यापक कहेंगे कि भाई इसकी पहली मात्रा नहीं दूसरी मात्रा होनी चाहिए, इसकी दूसरी नहीं पहली मात्रा होनी चाहिए, यहाँ इस प्रकार रेखा होनी चाहिए, यहाँ हलंत होना चाहिए, यहाँ पूर्ण अक्षर होना चाहिए, यहाँ संयुक्त अक्षर होना चाहिए। इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है, अभ्यास करो बार बार और अध्यापक को दिखाओ, तो अध्यापक क्या करेगा, कहाँ कोई अगर छोटी सी गलती हो रही है तो बता देगा कि इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखें। और उसमें वर्तनी के कितने नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब देखिए, वर्ण रचना और वर्ण रचना के बाद वर्तनी, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसके उपरांत दूसरी चीज आती है, तीसरी, वह है लेखन कौशल के संदर्भ में रचना, यानी विचारों की क्रमबद्ध लिखित जो अभिव्यक्ति होती है, उसमें वाक्य संरचना, मतलब पहले आपको अक्षरों को सीखना पड़ेगा, वर्णों को सीखना पड़ेगा, वर्तनी के नियमों को सीखना पड़ेगा, फिर व्याकरण के अन्य नियम। वर्तनी के नियमों के बाद अन्य व्याकरण के जितने भी नियम होते हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कहाँ आते हैं, उसका क्या क्रम आ जाता है, उद्देश्य विभाग क्या होता है, विधेय विभाग क्या होता है, फिर शब्द भंडार कैसे बढ़ाना है। लिपि रचना करते समय वर्तनी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद अन्य भाषा में कैसा लिखा जा सकता है, मतलब मराठी में कोई परिच्छेद दे दिया आपको तो उसका यथावत अनुवाद करके हिंदी में लिखो। भाषांतरण ही नहीं, लिप्यंतरण भी करना सीखो। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और रचना शिक्षण के उद्देश्य का स्वरूप की दृष्टि से रचना के दो प्रमुख होते हैं, भाग होते हैं, एक नियंत्रित रचना और एक स्वतंत्र रचना। आप स्वतंत्र रूप से कविता लिख सकते हैं, कभी कभी किसी के कविता का अनुवाद कर सकते हैं या किसी कविता को यथावत लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखिए कुरान लिखते हैं, रामचरितमानस का बार बार लेखन करते हैं। कुछ लोग श्री राम जय जय राम इसी मंत्र को 1000 नहीं करोड़ों बार लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसी का फिर से अध्ययन अगर आप करते जाएंगे तो आपके अक्षर फिक्स होंगे, आपके अक्षर नियत होंगे। और एक लेख आपने 10 वर्ष पहले लिखा है और आज लिख रहे हैं, दोनों के अक्षर अगर समान नजर आए तो समझ लेना कि आपका लेखन बढ़िया है। तो जो ये नियंत्रित रचना होती है या फिर स्वतंत्र रचना होती है, कभी कभी उसे कहते हैं पल्लवन, मतलब कोई एक आइडिया आपको दी, उस पर 10-12 पंक्तियां आप लिखिए। अगर 1-2 पृष्ठ हैं आपके तो उसका 1/3 कीजिए, 1/3 पैराग्राफ करो। यानी कुछ नई अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करके उसमें प्रयोग करते रहो। वाक्यों के अनुवाद करो, शब्दों के अनुवाद करते रहो, वाक्यों में शब्दों के स्थान परिवर्तित करके देखो, अनुच्छेदों का अनुवाद करके देखो, अलग अलग अनुवाद करके देखो, अलग अलग रूप से लिखने का प्रयास करो, संक्षेपण करो, पल्लवन करो, कथा वर्णन करो, कविता लेखन करो, कुछ भी लिखो। यहां तक कि दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होने वाले वाक्प्रचारों, कहावतों, मुहावरों को भी लिखते जाओ। जैसे अधगल झगड़ी गगरी छलकत जाए, इसका प्रति मराठी में कैसे है, उथळ पाण्यास खळखळाट फार, संस्कृत में अर्धघटो घोषमुपैति नूनम। इसका अर्थ क्या है कि भाषाई कुशलता में
लेखन के कौशल को और अधिक और अधिक और अधिक अगर आप समझना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको स्वतंत्र रूप से लेखन करना पड़ेगा। कविताएं लिखनी पड़ेंगी, कहानियां लिखनी पड़ेंगी, लघु कथा लिखनी पड़ेंगी, अति लघु कथा लिखनी पड़ेंगी, सुविचार लिखने पड़ेंगे, कहावतें लिखनी पड़ेंगी, सुक्तियां लिखनी पड़ेंगी, वाक्प्रचार लिखने पड़ेंगे और लिखते 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 सृजनात्मक लेखन लिखना पड़ेगा, निबंध लिखने पड़ेंगे, संस्मरण लिखने पड़ेंगे, आत्मकथा लिखनी पड़ेगी, जीवन चरित्र लिखने पड़ेंगे, रेखाचित्र लिखने पड़ेंगे, यात्रावृत्त लिखने पड़ेंगे। तो लिखते 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 इस प्रकार से लेखन कौशल्य आपका बढ़ता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्नों के उत्तर लिखने आएंगे। जिस प्रकार प्रश्न पूछा गया है उसका अर्थ ग्रहण करके उसका उत्तर कैसे लिखना है और उसकी आलोचना कैसे करनी है। इस परिच्छेद में ये अलंकार है, इस परिच्छेद में ये रस है, ये शब्दालंकार है, ये अर्थालंकार है, ये श्रृंगार रस है, ये करुण रस है, ये द्वंद्व समास है, ये इतरेतर द्वंद्व समास है। तो इससे क्या होगा, भाषाई कुशलताएं और अधिक 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 आप अर्जित कर पाएंगे। इसलिए 4 तो कम से कम भूलनी नहीं है, श्रवण कौशल्य, संभाषण कौशल्य, वाचन कौशल्य और लेखन कौशल्य। आज के दिन हम यहीं रुकेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। कल फिर अगला विषय लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। नमस्ते, सभी को धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे।